आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में, जैसे ग्रैनुलोसाइट, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स। और हर एक टाइप के सेल्स का रोल है डिफेंड करने में होस्ट को। ल्यूकोसाइट्स में आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स WBC, जिनका मेन रोल होता है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे जो डिराइव्ड होते हैं, ये सारे सेल्स डिराइव्ड होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। अब इनकी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, उसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, और ये कुछ पार्ट होता है इनका बोन मैरो में, बट इनको कल्चर करना डिफ़िकल्ट होता है। ये प्लूरिपोटेंट होते हैं, मीन्स ये WBC एंड RBC रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसी तरह से मेगा कैरियोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दो टाइप्स के सेल्स में, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स एंड सेकंड है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स। जो माइलॉइड होते हैं वो RBC, WBC एंड डेंड्राइटिक सेल्स देते हैं, एंड जो लिम्फोइड होते हैं वो B एंड T सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। ये फिगर है हेमेटोपोइसिस प्रोसेस का। यहाँ पे ये स्टेम सेल्स हैं, और ये स्टेम सेल्स जब डिफ्रेंशिएट हुए दो तरह के सेल्स बने, माइलॉइड एंड लिम्फोइड। और लिम्फोइड वालों ने दिया B एंड T सेल्स। B एंड T सेल्स आते थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ये B सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह से T सेल्स जो हैं इनका भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल होता है। तो ये तीन तरह के सेल बनाते हैं, B, T एंड डेंड्राइटिक सेल्स। जब T सेल्स होते हैं, और एक और होता है नेचुरल किलर सेल। जो T सेल्स होते हैं वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टू टाइप्स में, T हेल्पर सेल्स एंड T साइटोटॉक्सिक T सेल्स में। और B सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स दे देते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो बनाएंगे ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें आ जाते हैं हम न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो माइलॉइड बनाते हैं ये सब, और लिम्फोइड बनाते हैं B, T एंड डेंड्राइटिक सेल्स। देन मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स होते हैं बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स, मीन्स जो बोन मैरो से डिराइव हुए हैं, और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। इनके अंदर एक केमिकल होता है हिस्टामीन। हिस्टामीन एलर्जी कॉज करता है, एंड अनदर कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका मेन रोल जो होता है कि जब भी एलर्जी की डेवलपमेंट होगी वो ड्यू टू मास्ट सेल्स होती है एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में। ये नीचे फिगर दिखाया है मास्ट सेल का। इसमें क्या हो रहा है, ये हिस्टामिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो हिस्टामिन्स क्या करते हैं, ये एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे ही एंटीजन इस पे बाइंड किया तो जो IgE होती हैं, क्योंकि एंटीबॉडी इनके जो सरफेस पे होती है वो IgE होती हैं, और IgE क्या करती हैं, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं कि इनके अंदर इरेगुलरली शेप न्यूक्लाई होगा, एक डिफाइंड शेप नहीं होगी, विथ 2 to 5 लॉब्स, एंड साइटोप्लाज्म जो होंगे उसमें ग्रैन्यूल्स होगा। और ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किल कर देते हैं माइक्रोब्स को एंड इन्हांस करते हैं इन्फ्लामेशन को। 3 टाइप्स के सेल आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। देन बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं वो स्ट्रेन होते हैं ब्लूइश एंड ब्लैक कलर में विद बेसिक डाई। नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, मीन्स फैगोसाइटिक वो सेल्स होते हैं जो कि बाहर जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, बट ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। ये रिलीज़ करते हैं कुछ वैसो एक्टिव मीडिएटर, मीन्स इनका भी जो मेन काम होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में ही होता है। तो ये भी हिस्टामिन, जहाँ पे भी हिस्टामिन आएगा मीन्स एलर्जिक रिएक्शन होगी। तो ये भी हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सीरोटोनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स फ्रॉम जो इनके ग्रैन्यूल्स है उससे। इनका मेन रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में। ये फिगर दिया हुआ है बेसोफिल्स का। ये लॉब्स हैं, अगर 2 लोब होते हैं तो उसको बाई लोब बोलते हैं, और अगर 3 लोब होते हैं तो उसको ट्राई लोब बोलते हैं। ये ग्रैन्यूल्स हैं, और ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इनमें कंपाउंड्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन। ये साइटोप्लाज्म है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बेसोफिल का।
नेक्स्ट है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो होते हैं वो एसिटिक डाइस को जब यूज़ करते हैं तो स्ट्रेन होते हैं रेड कलर में, और इनका मेन काम होता है कि ये प्रोटोजोन एंड हेलीमेंथ पैरासाइट का जब भी अटैक होगा तो उससे डिफेंड करते हैं। ये रिलीज़ करते हैं कैटायनिक प्रोटीन्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। इनका भी मेन जो रोल होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इयोसिनोफिल का, इसमें ये 2 लॉब्ड है एंड साइटोप्लाज्म और ये ग्रेन्यूल्स हैं। फिर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रल पीएच से ये स्ट्रेन होते हैं एट न्यूट्रल पीएच पे, और ये फैगोसाइटिक होते हैं, मीन्स जो भी माइक्रोब होगा उसको ये इंगल्फ कर लेंगे और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और उसके बाद जाते हैं जहाँ पे भी टिश्यू डैमेज होता है उस साइड पे जाते हैं। तो क्योंकि ये फैगोसाइटिक हैं तो ये जो भी माइक्रोब हैं उस जो भी किल हुआ है माइक्रोब उसको ये इंगल्फ कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं और कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। इसके अंदर 2 तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मल्टी लॉब्ड होता है, मोर देन 2 लॉब्स हैं इसलिए इसको मल्टी लॉब बोला है। एंड ये ग्रैन्यूल्स हैं और ये साइटोप्लाज्म है। फिर है मोनोसाइट एंड मैक्रोफाजेस। ये दोनों ही फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मीन्स किल कर लेंगे, किल जो भी माइक्रोब्स हो गए उनको ही इंगल्फ करेंगे। देन मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और ये आफ्टर सर्कुलेटिंग फॉर मोर देन अराउंड 8 आवर्स तक ये सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद ये मैच्योर होते हैं मैक्रोफाजेस में। मैक्रोफाजेस क्या होता है, मोनोसाइट से लार्जर साइज होता है इनका, ये एक स्पेसिफिक टिश्यू में ही रहते हैं और हाईली फैगोसाइटिक होते हैं। मीन्स अगर फैगोसाइट्स में मेन रोल आएगा तो वो मैक्रोफाजेस का आएगा, और इनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर्स को में इंक्लूड होते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, जो कि माइक्रोब्स के सरफेस पे जो भी रिसेप्टर में उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये बाइंड करते हैं पैथोजन पे जो भी मॉलिक्यूलर पैटर्न होते हैं उनके साथ, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। नेक्स्ट है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं अगर इनका इमेज देखें तो ये एकदम न्यूरॉन्स टाइप लगते हैं, न्यूरॉन्स लाइक अपेंडेजेस हैं इनमें, और ये डिराइव होते हैं लिम्फोइड एंड माइलोइड लाइन से। ये बहुत ही स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं ब्लड एंड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, लंग्स एंड इंटेस्टाइन में। दे आल्सो एक्सप्रेस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स, एंड ये क्या करते हैं, पहले तो कांटेक्ट करते हैं माइक्रोब से, फिर उनको फैगोसाइटोस करते हैं एंड देन प्रोसेस करते हैं एंटीजन को। ये डिस्प्ले करते हैं कोई भी फॉरेन एंटीजन जो होता है उसको अपने सरफेस पे, इसलिए इनका रोल होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। सबसे मेजर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम का, इनके अंदर इंक्लूड होते हैं टी, बी एंड नेचुरल किलर सेल। बी एंड टी की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो बोन मैरो में होती है, और ये स्टेम सेल से स्टार्ट होते हैं, इनका जो जनरेशन है ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन आकर बाइंड करेगा रिसेप्टर से। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं देन रेप्लिकेशन होती है, और रेप्लिकेशन के बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सर्कुलेट करते हैं एंड देन एंटर करते हैं लिम्फोइड टिश्यूज़ में। इनमें मेमोरी सेल्स भी होते हैं, यानी कि दोबारा जब माइक्रोब्स का अटैक होगा तो इनके मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ये इमीडिएटली रेप्लिकेट नहीं करते हैं, बट होस्ट जब भी एंटीजन दोबारा आएगा तभी ये एक्टिवेट होंगे। अब इनमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स मीन्स जो बोन मैरो में जिनका मैचुरेशन होगा, ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, उसके बाद ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में सेटल हो जाते हैं। आफ्टर जब भी मैचुरेशन होगा, जब भी एंटीजन बाइंडिंग होगी और एक्टिवेशन होगा, तो उसके बाद जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, और वो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है बी सेल का। बी सेल पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर से क्या होगा कि एंटीजन बाइंड करेगा और एक्टिवेट हो जाएंगे बी सेल, और फिर प्लाज्मा सेल बना देंगे और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट, जिनको हम टी सेल भी बोलते हैं। इनके नाम से क्लियर हो रहा है ये इनकी जो मैचुरेशन होती है वो थाइमस में होती है। ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और उसके बाद ये लिम्फोइड टिश्यू में रिसाइड करते हैं। जैसे बी सेल था उसी तरह इनको भी एंटीजन बाइंडिंग चाहिए होती है अपने सरफेस रिसेप्टर पे, कि जो रिसेप्टर्स हैं इनके सरफेस पे उस पर एंटीजन का बाइंडिंग होगा, देन ये एक्टिवेट होंगे और फिर रेप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे।
जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं यानी जिस पे एंटीजन बाइंड कर चुका है वो डिफरेंशिएट होंगे टू टाइप्स के सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स में। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे ये एक्टिवेट होते हैं साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं एंड कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिनका इफेक्ट होता है अदर सेल्स पे। इस फिगर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है टी सेल्स का। टी सेल्स पे भी कुछ रिसेप्टर होंगे जहाँ पे एंटीजन बाइंड करेंगे। ये टी सेल है और यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ एंटीजन बाइंड करेंगे। जैसे ही एंटीजन बाइंड करेंगे तो एक्टिवेशन हो जाएगा और ये टू टाइप्स के सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल की बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन होती है, ये भी नॉन फैगोसाइट्स होते हैं। इनका मेन रोल जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी में होता है और ये क्या करते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स, मैलिग्नेंट मीन्स जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। एंड जब भी किसी भी वायरस का अगर अटैक होता है या पैथोजन का तो उसको उस सेल्स को भी ये किल कर देते हैं। दो तरह से इनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है किसी भी टारगेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे कि टारगेट कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं, मैलिग्नेंट सेल। ये क्या करते हैं कि मैलिग्नेंट सेल्स पे जो भी एंटीजन होता है उससे बाइंड कर जाते हैं हम। और जैसे ये फिगर है यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनमें एंटीबॉडी लगी हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और रिसेप्टर CD16 है जो ये एंटीजन से बाइंड करेगा ट्यूमर सेल का और उसको किल कर देगा। तो ये क्या करते हैं कि दो तरह का इनका जो रिकॉग्नाइजेशन का दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मीन्स ये एंटीबॉडी पे से बाइंड करते हैं। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनके अंदर जो एक एंटीजन होता है क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन, वो लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी कैंसर या वायरस की प्रेजेंस होगी तो उसकी वजह से ये जो एंटीजन है उसका लॉस हो जाता है। तो इस तरह से ये नेचुरल किलर सेल उन सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम।